मेरे मैट्रिक पास करने के बाद मेरे वालिद मरहूम मुझे पहली मर्तबा लाहौर ले गए और उनके हमराह मैं शाही कला देखने गया। शीश महल से बाहर आए तो सामने घास और फूलों का एक कता है। उस पर से गुजरते हुए मैंने अपने वालिद को कहा कि यहाँ नीचे किसी बुजुर्ग की कब्र है जिस तक पहुंचने के लिए 15 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। यकीन जानिए कि मैं पहली मर्तबा लाहौर आया था और कब्र के मुतालिक मुझे किसी ने कभी भी नहीं बताया था। वालिद मरहूम हंसने लगे और बोले कि तुम पहली मर्तबा यहाँ आए हो, जबकि मैंने लाहौर में FC कॉलेज में तालीम हासिल की है और मुलाजिमत का खासा वक्त भी यहाँ गुजारा है। यहाँ कोई कब्र नहीं और ये महज तुम्हारा ख्याल है। जब मैंने अपनी बात पर जोर दिया तो वो कले में वाक़े स्पेशल पुलिस के दफ्तर में मुझे ले गए, जहाँ हमने चाय पी। मेरे वालिद मरहूम पुलिस के महकमे में एक आला अफसर थे। स्पेशल पुलिस वालों ने भी अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि वो कले के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और यहाँ कोई कब्र नहीं। जब मैंने इसरार किया तो उन्होंने कले के एक पुराने और बूढ़े चौकीदार को बुलवाया और उससे कब्र की बाबत दरियाफ्त किया। चौकीदार पहले कुछ ठटका और फिर बोला कि इस जगह जेर जमीन एक कब्र है, लेकिन हमने सीढ़ियों के दाखिले पर तख्ते लगाकर उसे बंद किया हुआ है और तख्तों पर मिट्टी डालकर घास उगाई है। चौकीदार की बात सुनकर सब हैरान हुए और चौकीदार से कहा कि तख्ते हटाए। पुलिस और वो भी स्पेशल पुलिस वालों के सामने बेचारे चौकीदार की क्या चलती। आधे घंटे में हमारे सामने चौकीदार और मालियों ने तख्ते हटाए और चंद मिनट बाद ताज़ा हवा के दाखिल होने का इंतजार करके हम टॉर्चों की रोशनी में अंदर दाखिल हुए। पत्थरों की बनी पूरी 15 सीढ़ियां उतरने के बाद सुरंग दाएं जानिब घूमी और सामने ही एक कब्र थी जिस पर एक बोसीदा चादर पड़ी थी। बमा मेरे वालिद सब पुलिस वाले हैरान थे, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। हम सब ने फातिहा पढ़ी और वापस आ गए। दूसरा वाकया 1993 में पेश आया जब मैं रावलपिंडी में था और दिन के 11 बजे के करीब महसूस हुआ कि मेरी वालिदा किसी मुश्किल में गिरफ्तार हैं या होने वाली हैं। गाड़ी में मेरा एक जवान अजीज मेरे हमराह था। मैंने उसे कहा कि वो फौरी तौर पर सरगोदा में हमारे गांव जाए और मेरी वालिदा की खैरियत से मुझे बजरिया फोन आगाह करे। मैंने उसे गांव जाने पर इतना मजबूर किया कि सीधे मोती महल सिनेमा के सामने वैगनों के अड्डे पर जाकर भेरा जाने वाली वैगन पर बिठाकर जब तक वैगन चल न पड़ी मैं वहीं रुका रहा। 5 घंटे के सफर के बाद वो सरे शाम ही गांव पहुंच गया। उसी रात बिल्कुल अचानक और बगैर किसी सरकारी वार्निंग के दरियाए जेहलम में इतनी सख्त तूफ़ानी आई जिससे मेरे घर में 4 फुट से ज्यादा पानी चढ़ आया। मेरी वालिदा घर में अकेली थी और काम काज करने वाली औरतें जा चुकी थी। मेरी वालिदा को जो बगैर सहारे के चल नहीं सकती थी, मेरा वही अजीज अपने कंधों पर उठाकर मेरे चचा के घर ले गया जो बुलंदी पर वाक़े था और यूं उनकी जान बची। अब भी ये हाल है कि बाज बड़े और अहम वाक़यात पेश आने का मुझे 1-2 रोज पहले ही मुबहम सा एहसास हो जाता है। मैं इसे अपनी ताकत नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह पाक का करम समझता हूँ जो कादिर मुतलक और हर चीज पर इल्म रखने वाला है। अगली सुबह मैं देर तक बिस्तर में पड़ा रहा। तबीयत अजीब होने के बायस कुछ करने को जी नहीं चाहता था। नंबर 2 ने आकर मुझसे पूछा कि कब रवाना होना है। मैंने कहा कि 1-2 दिन में। बाकी हमराहियों के मुतालिक उसने बताया कि रात के वाक़े से वो भी बहुत परेशान हैं। अब्दुल्ला के मुतालिक भी इल्म नहीं था कि गुज़श्ता रात जो कुछ हुआ उसके बाद वो अपने लड़के को हमें आसाम की सरहद तक छोड़ने के लिए भेजेगा या नहीं। जादूगरनी ने मुझे लगन के पानी में जो कुछ दिखाया था उसे सिर्फ मेरे और अब्दुल्ला के सिवा कोई नहीं जानता था। इन मुख्तलिफ अक्सों का मतलब और हकीकत वो नहीं समझा होगा क्योंकि जादूगरनी उर्दू में बोल रही थी और अब्दुल्ला को उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी। मेरे बाकी हमराही तो अक्स भी न देख सके थे। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि अब्दुल्ला आन पहुंचा। रस्मी अलैक सलैक के बाद उसने मुझसे पूछा कि मैंने जादूगरनी और उसकी बेटी को क्यों मारा। महज इसलिए कि उसने हमारे गाइड को अपने जादू में जकड़ लिया था। मैंने मुख्तसरन जवाब दिया कि अगर मैं उन्हें न मारता तो वो मुझ पर और मेरे साथियों पर भी जादू कर सकती थी। अब्दुल्ला ने मुझे कुरेद कर हकीकत जानना चाही और पूछा कि लगन के पानी से जो तस्वीरें उभरी थीं वो क्या थीं। मैंने कहा कि वो सब महज जादू और नजरबंदी थी और तस्वीरों का मुझसे या हमारी मुहिम से कोई ताल्लुक न था। अब्दुल्ला कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला कि जबान भी तो वो आपकी ही बोल रही थी। मैंने कहा कि उर्दू के चंद लफ्ज जानने से उर्दू नहीं आती। उसका जादू वादू कुछ नहीं था। अगर उसे इस इल्म पर उबूर होता तो उसे ये भी पता चल जाना चाहिए था कि मैं उसे और उसकी बेटी और अपने गाइड को हलाक करने वाला हूँ। आप लोगों की तवहम परस्ती और ज़ईफुल एतकादी के बायस ऐसे शोबदाबाज अपने तमाशे दिखाकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं।
मेरा ये जवाब सुनकर अब्दुल्ला बोला कि सुबह से मेरे घर तो 20 लोग आ चुके हैं और वो जादूगरनी और उसकी बेटी को हलाक करने के बायस आपसे बहुत नाराज हैं। मैंने कहा मुझे उनकी नाराजगी की कोई परवाह नहीं, अगर किसी को बहुत तकलीफ पहुंची है तो वो पुलिस में जाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है, लेकिन उसे ये जरूर बता दें कि मेरे हमराही खुनसा और उम्र के आदमी हैं और जनरल शालगुप मेरा दोस्त है। हम अपने मुखालफों को ऐसे हलाक करते हैं जैसे बिल्ली चूहे को, और अगर मैंने जनरल शालगुप से शिकायत कर दी तो फौजी आपके कस्बे में वो शामत लाएंगे कि आपको जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। जादूगरनी और उसकी बेटी तो लामजहब थी, आप लोग तो मुसलमान हैं और मेरी आप लोगों से कोई अदावत नहीं। अगर फिर भी किसी को मुसीबत में घिरने की आरजू है तो बड़े शौक से अपने अरमान पूरे कर ले। मैंने बर्मा की फौजी हुकूमत के सताए अराकानी मुसलमानों को रात के वाक़े पर खामोशी इख्तियार करने के लिए धमकी दी। अब्दुल्ला अच्छी तरह से मेरी बात समझ गया और बोला कि मैं अभी जाकर लोगों को बताता हूँ, हमारे ऊपर पहले ही क्या कम मसाइब हैं जो बिला वजह आपसे मुखालफत की मुसीबत मोल लें। मेरे इस्तफसार पर अब्दुल्ला ने कहा कि उसका लड़का आसाम तक हमारे हमराह जाने को तैयार है, बशर्ते कि उसे इस खिदमत का मुआवजा $2000 दिए जाएं, जिनमें से $1000 पेशगी दे दिए जाएं। मैंने $1000 अब्दुल्ला को देते हुए कहा कि अपने लड़के को ये भी कह दें कि अगर उसने मुझे चकमा देने और रास्ते से ही वापस लौटने की कोशिश की तो उसकी लाश का भी पता नहीं चलेगा। अब्दुल्ला ने डॉलर जेब में डालते हुए कहा कि हम मुसलमान हैं और जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। अब्दुल्ला के जाने के बाद मैंने नंबर 2 से कहा कि कल सुबह 9 बजे हम आइंदा सफर पर रवाना होंगे। नंबर 2 के जाने के बाद मैं फिर गुज़श्ता रात पानी पर उभरने वाले अक्सों में खो गया। जादूगरनी ने सफर की वापसी पर हमें एक कश्ती की तरफ जाते दिखाया था, जबकि मेरे प्लान के मुताबिक हमने इसी रास्ते से वापस आना था जिस पर हम जा रहे थे, और इस रास्ते में कश्ती का सफर कहीं न था। अगली सुबह हमारा काफिला अब्दुल्ला के लड़के हमीद की रहनुमाई में रवाना हुआ। अब हमारी मंजिल पालितवा थी और रास्ते में हमें दालित में पड़ाव करना था। हमीद ने, जो अपने बाप की तरह टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेता था, मुझे बताया कि माँ सिवाय चंद छोटी नदियों के ये सारा रास्ता रेतीला है और हमें पत्थरों से गुजरना होगा, इसलिए जीपों की रफ्तार ज्यादा से ज्यादा 20 मील फी घंटा होगी। ये महज इत्तेफाक ही था कि कस्बे से निकलकर हमें उसी रास्ते से गुजरना पड़ा जहाँ जादूगरनी की कुटिया थी। मैंने हत्तुल इम्कान कुटिया से फासला रखकर जीप गुजारी। कुटिया के बाहर नाशों की जगह पर चंद गिद्ध बैठे सोख्ता नाशों को कुरेद रहे थे। मैंने लाउसियों की सब मशीन गन से उन पर चंद राउंड्स फायर किए। गिद्ध गोलियों की आवाज से चंद लम्हे इधर उधर हो गए और फिर वहीं जमा हो गए। मैंने ये फायर अपने हमराहियों को हौसला देने और इस रात के वाक़े को महज एक हादसा समझने के लिए किए थे। उन पर कुछ असर हुआ या नहीं, लेकिन मेरी ये हालत थी कि आइंदा चंद रोज तक एक लम्हे के लिए भी मैं इस वाक़े को जहन से न निकाल सका। दालित तक नाहमवार और फुसफुसी रेत, छोटे पत्थरों और डेल्टा से गुजरने वाली कम गहरी नदियों और नालों को अबूर करते हुए 2 दिनों में हमारा सफर बगैर किसी बड़ी दुश्वारी के तय हुआ। दालित में पड़ाव के दौरान मेरे हमराही 2 थाई मकामी बनी हुई शराब पीकर नशे में एक दूसरे से उलझ पड़े। बात यहाँ तक बढ़ गई कि एक ने खंजरों के वार से दूसरे को हलाक कर दिया। कातिल को मेरे पास लाया गया। उसूलन तो मुझे उसी वक्त उसे सजा देना चाहिए थी, लेकिन मैं पहले ही अपने कई हमराहियों से हाथ धो बैठा था और इनमें अब मजीद कमी की गुंजाइश न थी। मरने और मारने वाले दोनों खुनसा के आदमी थे, लिहाजा मैंने सजा का फैसला भी खुनसा पर छोड़ दिया। इलावा अजीम मारने वाला जीप का ड्राइवर था, लिहाजा उसे सजा देने का मतलब था कि हमें एक जीप भी यही छोड़नी पड़ेगी। मैंने उससे असलहा ले लिया और कहा कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। मुझे ये भी मालूम हुआ कि शराब के नशे में मरने वाले थाई ने उससे बिला वजह ऐसी इश्तियाल अंगेज बातें की थीं जिन्हें कोई होशो हवास में रहते हुए भी बर्दाश्त न कर सकता था। वो तो फिर भी नशे के बायस होश में न था। हर रोज मुसलसल 14-15 घंटे सफर करते हुए 5वें दिन दोपहर को हम पालितवा पहुंचे। ये खासा बड़ा कस्बा था और यहाँ से हमें साहिल से हटकर अराकान के अंदरूनी हिस्से से गुजरकर आगे बढ़ना था। पालितवा में हमने 2 रोज कयाम किया और जीपों की जरूरी मरम्मत करवाई। अब्दुल्ला के कुछ अजीज यहाँ रहते थे, हमीद उन्हें मिलने चला गया। वापसी पर उसके हमराह 2 उधेड़ उम्र के आदमी आए। उन्होंने मुझे और मेरे हमराहियों को रात के खाने की दावत दी और दौरान गुफ्तगू जब उन्हें हमारी मंजिल का पता चला तो उनमें से एक हमारे हमराह रांगा माटी तक जाने को तैयार हो गया, बशर्ते कि मैं उसे भी $1000 दूं। उसने बताया कि कालादान जहां कैसर और उसके साथियों ने मुझे मिलना था, उससे आगे मेजोलैंड
और बांग्लादेश के पहाड़ी सिलसिले से गुजरने का उसे कई बार मौका मिला है। वो न सिर्फ रास्ते से बखूबी वाकिफ है बल्कि मुरंग और मग कबीले के सरदारों से भी मिल चुका है। पहाड़ी सिलसिले के ऊपर से रांगा माटी जाते हुए हमको लाजिमन उन दोनों कबाइल के बीच में से गुजरना था। मुझे एक ऐसे गाइड की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसकी ऑफर कबूल करते हुए उसे $500 पेशगी अदा किए। हमारा अगला दिन तैयारी में सर्फ हुआ और तीसरे रोज सुबह हम अपने आइंदा सफर पर रवाना हुए। हमीद का अजीज शम्स अब हमारा गाइड था, इसलिए मैंने उसे अपनी जीप में बिठा लिया जो हमारे कारवान में सबसे आगे थी, और अपने नंबर 2 को सबसे पिछली जीप पर भेज दिया और उसे हिदायत की कि कातिल थाई पर निगाह रखे और अगर वो भागने या इधर उधर होने की हिमाकत करे तो वार्निंग देकर गोली मार दे। मैंने ये फैसला इसलिए किया था कि मुझ अकेले की तो खैर थी, लेकिन रांगा माटी से कामयाबी से लौटने पर मेरे हमराह राजा की बेटी, बेटा और जवाहिरात होने थे। दौलत की लालच बड़े बड़े मुत्तकियों को बहका देती है और मेरे हमराही तो स्मगलरों के गिरोह के आदमी थे जिनका काम ही अच्छे भले आदमियों को मुनशियात की लानत लगाकर जिंदा दरगोर करना था। ऐसे लोगों से खैर की तवक्को रखना हिमाकत है, सिर्फ गोलियों का खौफ ही उन्हें सीधा रख सकता है। सफर के आगाज से ही मैंने ये खौफ उन पर तारी कर दिया था। उनके चंद आदमियों को हलाक करने के बायस वो अब मेरे तमाम अहकाम बेचूचरा बजा लाते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये खौफ बतदरीज कम हो सकता था। आप इसे मेरी खुदगर्जी कहें या कुछ और, लेकिन मैंने अपने दिल में ये फैसला कर लिया था कि कालादान में कैसर और उसके साथियों को मिलने के बाद मैं इन थाइयों में से एक आध को जरूर ठिकाने लगा दूंगा ताकि उन पर मौत की दहशत तारी रहे। 3 दिन के जानलेवा सफर के बाद हम रास्ते में बाडूपी में रात बसर करके गुरूबे आफ्ताब के वक्त लंगुंगो पहुंचे। रास्ता अब बहुत दुश्वार गुजार हो चुका था। बर्मा और आसाम के पहाड़ी सिलसिले शुरू हो चुके थे। बांग्लादेश का साहिली कस्बा कॉक्स बाजार हम अपने मगरबी जानिब छोड़ आए थे और अब चिटागोंग हमारे मगरिब में तकरीबन 200 मील और कालादान हमारे शुमाल मगरिब में तकरीबन 120 मील के फासले पर थे। शम्स ने मुझे बताया कि अगर हम किसी तरह इंतहाई दुश्वार रास्ते को अबूर करके कालादान पहुंच भी गए तो भी हमें अपनी जीपें डैमोगिरी में छोड़नी पड़ेंगी और आइंदा सफर खच्चरों पर और पैदल तय करना पड़ेगा। कराची में इस मुहिम पर रवानगी से पहले मुझे दौरान सफर पेश आने वाली मुश्किलात और दुश्वारियों का बखूबी इल्म हो चुका था। राजा त्रिदेव ने मुझे इस नामुमकिनुल अमल मुहिम पर भेजकर अपने तई बहुत ही कम रिस्क लिया था और रिश्वत के पैसों से मुहिम के अखराजात पूरे करके अपनी बीवी और छोटे लड़के को महज इसलिए बुलवा लिया था कि बांग्लादेश में दाखिल होकर मेरा खुद को जाहिर करना बिल्कुल एशिया अपने कबीले में वो जिंदगी भर जा नहीं सकता था। उसका मकसद सिर्फ जवाहिरात का हुसूल था, वरना अपनी रानी और बेटे से उसे कोई लगाव न था। वो तो पाकिस्तान में एक फ्रांसीसी औरत के चुंगल में इस तरह गिरफ्तार था कि उसकी रानी पाकिस्तान पहुंचने के चंद माह बाद ही इंतकाल कर गई। छोटे बेटे को उसने इंग्लैंड भेज दिया, जहां उसकी इकलौती बेटी कैम्ब्रिज में पढ़ रही थी। माँ के मरने और बाप के रवैये से मायूस होकर उसने वहीं किसी गोरे से शादी कर ली। राजा त्रिदेव को बाद में भुट्टो साहब ने मैक्सिको का सफीर मुकर्रर किया था। राजा त्रिदेव की आदत और उसके असल मकसद को जानने के बावजूद मैंने महज इसलिए इस जान जोखम मुहिम को सर करने की हामी भरी थी क्योंकि राजा ने चिटागोंग में मेरी मुलाजमत के दौरान मुझ पर जो एहसान किया था उसकी बिना पर मैं इनकार न कर सका, और मेरे माली हालात भी इतने खराब हो चुके थे कि मैं हर किस्म का खतरा मोल लेने को तैयार था। सफर के दौरान आइंदा पेश आने वाली दुश्वारियों को बताते हुए शम्स ने कहा कि एक निस्बतन कम दुश्वार रास्ता है। हम वापस पालितवा चलते हैं और वहां से कॉक्स बाजार की तरफ साहिली पट्टी पर जाते हैं। बांग्लादेश और बर्मा के दरमियान एक छोटी सी नदी रामो नाम की बहती है, उसे उबूर करके हम बांग्लादेश में होंगे। कॉक्स बाजार से किसी बड़ी बादबानी कश्ती के जरिए हम बआसानी चिटागोंग और फिर रांगा माटी जा सकते हैं। मैंने शम्स की तजवीज को शुक्रिया के साथ रद्द कर दिया, जिसकी वजूहात मैं ही जानता था। इतना असर रसूख था कि बांग्लादेश में दाखिल होकर मेरा खुद को जाहिर करना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे भारत में जाकर DMI के सामने खुद को जाहिर कर दूं। दूसरी वजह ये थी कि बांग्लादेशी फौज ने रांगा माटी के सिवाय ऊपर के दुश्वार रास्तों को चारों तरफ से इस तरह घेर रखा था कि चिटागोंग के रास्ते से उनकी नजरों में आए बगैर रांगा माटी पहुंचना नामुमकिन था। और तीसरी वजह ये थी कि मैंने कालादान में कैसर और उसके साथियों को बुलाया हुआ था, जिनके बगैर और महज थाइयों के भरोसे पर मैं इस मुहिम को सरंजाम देने का सोच भी नहीं सकता था।
रामो नदी जो बर्मा और बांग्लादेश के दरमियान हदबंदी करती है, उसके बारे में एक दिलचस्प हकीकत बयान करता चलूं। साबिक मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में मुलाजमत के दौरान मैं खुसूसी तौर पर इस नदी को देखने गया, जिसका शहंशाह जहांगीर ने भी अपनी खुद नविश्त में जिक्र किया है। बकौल जहांगीर उसने अपने एक दोस्त और शाही दरबार में हफ्त हजारी दर्जा रखने वाले को बंगाल के सूबेदारी के लिए मुंतखब किया। ये बहुत बड़ा एजाज था। बंगाल की सूबेदारी का मतलब था बर्मा, आसाम और मुत्तहिदा बंगाल, जिसमें बिहार भी शामिल था। इन सब इलाकों पर मुतलकुल इनान हुक्मरानी। जहांगीर का दोस्त अपने लाओ लश्कर समेत करीब 2 माह में बंगाल पहुंचा और सिर्फ 8-10 रोज कयाम करने के बाद वापस लाहौर की राह ली। वापसी के सफर में भी कमोबेश 2 माह ही सर्फ हुए। शहंशाह जहांगीर ने जब उससे वापसी की वजह दरियाफ्त की तो वो हाथ जोड़कर बोला, शहंशाह मौज़म, जिस इलाके में दरिया का पानी दिन को शुमाल से जुनूब को, रात को जुनूब से शुमाल की तरफ बहता हो, वहां के लोगों की मुतलव्वन मिजाजी का क्या हाल होगा। ऐसे लोगों पर हुक्मरानी करने का मैं अहल नहीं, इसलिए बसद हसरत और यास मेरा इस्तीफा कबूल फरमाएं। इस दरिया या नदी को देखने मैं खुद गया। कॉक्स बाजार के मशरकी जानिब करीबन 25 मील के फासले पर यह नदी बहती है। अपने दोस्तों के साथ हमने रात वहीं बसर करने का फैसला किया। दिन के वक्त नदी का पानी शुमाल से जुनूब की तरफ बहता हुआ समंदर में जा गिरता था। रात हुई तो नदी उल्टी जानिब यानी जुनूब से शुमाल को बहने लगी। बातियुन नजर में ये बड़ी अजीब और हैरान कुन बात थी। मेरे ख्याल में दिन को नदी का पानी सीधे सुबह शुमाल से जुनूब बहता था, रात को समंदर की लहरें ज्यादा बुलंद हो जाती होंगी, जवार भाटे के बायस समंदर चढ़ आता होगा और उसका पानी नदी के पानी को धकेलता हुआ नदी में दाखिल होकर अपस्ट्रीम बहने लगता होगा। मैंने दोस्तों से अपने इस नजरिए का जिक्र किया तो उन्होंने इसे रद्द करते हुए कहा कि समंदर में सिर्फ रामो नदी नहीं बल्कि दर्जनों छोटे बड़े दरिया गिरते हैं, उनका पानी तो कभी उल्टा नहीं बहता। पानी उल्टा बहने की वजह चाहे कुछ भी हो, एक बात माननी पड़ेगी, बंगाली कौम जितनी मुतलव्वन मिजाज दुनिया की शायद कोई दूसरी कौम नहीं। मछली और चावल खाने से उनके दिमाग हमेशा गर्म रहते हैं और जैसे मछली अक्सर हाथ से फिसल जाती है, वैसे ही एक के बाद एक नजरिया उनके दिमाग में आता और फिसलता जाता है। मुगलिया खानदान के दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा बगावतें इसी इलाके में हुई। यहाँ की बेशतर आबादी बैक वक्त पक्के मुसलमान और बागियाना और लादीनी ख्यालात वालों पर मुश्तमिल है। शेख मुजीब के अपने बयान के मुताबिक वो कायदे आजम का इतना मद्दाह था कि उनकी तकरीर सुनने साइकिल पर कलकत्ते गया था। वही मुजीब पाकिस्तान को दो लख्त करने का सबब बना। मेरे ख्याल में शख्सियात और हुक्मरानों से इख्तलाफ की बिना पर अपने वतन और मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले अक्ल दानिश से बिल्कुल आरी होते हैं। अब तो ना मुजीब जिंदा है और ना ही जुल्फिकार अली भुट्टो, ना जनरल याहिया और ना जनरल टका खान, लेकिन मुजीब और भुट्टो ने पाकिस्तान को अपनी जाती जागीर समझते हुए और इक़्तिदार की हवस में जो घिनौना खेल खेला, उसके दाग ताहशर सच्चे पाकिस्तानियों के दिल पर मौजूद रहेंगे। लुंगुंगो उस पहाड़ी सिलसिले में वाक़े एक कस्बा था जो बर्मा और आसाम के दरमियान कुदरती हद है। ये पहाड़ी सिलसिला नाकाबिल उबूर और जंगली दरिंदों, सांपों और हर किस्म के जहरीले हशरातुल अर्ज से भरा पड़ा है। शम्स के बकौल बॉर्डर को जीपों समेत क्रॉस करने की सिर्फ एक ही सूरत थी कि हम बर्मा में मजीद शुमाल की तरफ कलंग, कालंग और फालाम से गुजरते हुए टोजांग जाएं। इस रूट पर पहाड़ी सिलसिले के मगरबी दामन से गुजरते हुए हम बुलंद पहाड़ों से घने जंगलात को पीछे छोड़ जाएंगे। टोरजांग में एक दर्रे से गुजरता हुआ रास्ता हमें आसाम पहुंचा सकता है और इस रास्ते से जीपें भी जा सकती हैं। आसाम में हम एजावल से फिर जुनूब की जानिब जाकर कालादान पहुंच जाएंगे। कालादान से आगे डेमोगिरी के कस्बे में हमें जीपें छोड़कर पैदल और खच्चरों पर बांग्लादेश में दाखिल होना पड़ेगा। ये पहाड़ी सिलसिला भारत और बांग्लादेश के दरमियान वाक़ है। भारतीय जानिब मिजोरम के कबाइल हैं जो मुगलिया दौरे हुकूमत से लेकर आज तक हर हुकूमत से लड़ते रहे हैं, और बांग्लादेश की जानिब मुरंग, मग और चकमा कबाइल हैं। चकमा कबीला जो इन सब कबीलों से ज्यादा सिविलाइज्ड है, वो भी मुगलिया दौर से लेकर आज तक 1947 से 1971 के वक्फे के सिवा हर हुकूमत से बरसरे पैकार रहा, जबकि मग और मूरंग कबाइल तो आज से हजारों बरस पहले के माहौल में रह रहे हैं। पहाड़ी तंग पगडंडियों पर पैदल चलने और खच्चरों पर सफर करने के ख्याल से ही मुझे वहशत होती थी, और यही हाल मेरे हमराहियों का था। बहरहाल जब ओखली में सर दिया था तो मूसली की जरबात तो सहनी थी।
चारों नाचार अपनी मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने की मुझे हर मुमकिन कोशिश करनी थी। लुगुंगो में 2 रोज क़याम के बाद हमने शम्स की रहनुमाई में शुमाल की जानिब बढ़ना शुरू किया। बर्मा के इस इलाके में खासी सर्दी थी, रास्ता भी बहुत कठिन और दुश्वार गुजार था। किस्सा कोताह, इस 4 रोजा सफर में हम सारा दिन टूटे फूटे रास्तों पर जीपें चलाते और रात को जंगल के किनारे पहाड़ों के दरमियान किसी खुली जगह पर पड़ाव करते। जंगली दरिंदों और हशरातुल अर्ज से बचने के लिए सारी रात आग जलाए रखने के बावजूद हम जरा भी सो न सके। इस इलाके के चीते और जंगली बिल्लियां हमारे पड़ाव के इर्द गिर्द घूमती रहती। उनके गुर्राने से दरख्तों पर बसेरा करने वाले परिंदे डर कर उड़ते। उनकी चीखों और जंगली बंदरों की आवाजों से इस कदर शोर मचता कि हमारी सारी रातें जागते ही बीत गईं। चौथे रोज शाम के वक्त हम टोरजंग पहुंचे। यहाँ आसाम में दाखिल होने के लिए जिस दर्रे से हमें गुजरना था, उसके दोनों जानिब बर्मी और भारतीय पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात थी। बर्मी जानिब से तो हम जनरल शालगुप का खत दिखाकर बगैर किसी दुश्वारी के दर्रे में दाखिल हो गए। भारतीय जानिब हमें खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमने भारतीय हिस्से में दाखिले से आध मील पहले ही अपना काफिला रोक लिया और शम्स और हमीद के साथ मैं भारतीय साइड का जायजा लेने आगे गया। जब कोई भी तदबीर काम न आई तो हमने बैनुल अक़वामी सिफारिश यानी अमरीकी डॉलरों की पेशकश की। ये इतनी बड़ी सिफारिश थी जिसे मेरे ख्याल में शायद ही किसी ने कभी ठुकराया हो। $1000 में मामला तय हो गया और भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मैनेजर ने डॉलर जेब में रखते हुए हमें गुजरने की इजाजत दे दी। मेजर ने कमाल मेहरबानी करते हुए हमारे सामान की तलाशी लेने की भी जरूरत न समझी, वरना हमारे पास अच्छा खासा असलहा था। दर्रे से गुजरकर हम जल्द से जल्द अजावल के कस्बे में पहुंचना चाहते थे, क्योंकि बैनुल अक़वामी बॉर्डर से जितना दूर रहा जाए उतना ही महफूज समझा जाता है। अजावल में हमने किसी होटल में ठहरने के बजाय कस्बे से बाहर पड़ाव करना बेहतर समझा, क्योंकि होटल वाले हमसे हमारी शनाख्त और पासपोर्ट वगैरह भी तलब कर सकते थे। हम अभी पड़ाव के लिए कोई मुनासिब जगह ही ढूंढ रहे थे कि भारतीय साइड का वही मेजर वहां आ धमका। उसका रवैया अब खासा दोस्ताना था। उसने मुझसे पूछा कि हम किसी होटल में क्यों नहीं ठहरते। रात को तो यहाँ सर्दी इतनी बढ़ जाएगी जिसे हम बर्दाश्त न कर सकेंगे। मेजर को जब मैंने बताया कि मेरे साथियों के पास इतनी रकम नहीं कि होटल का खर्च बर्दाश्त कर सकें, तो वो हंस पड़ा और बोला, ताज्जुब है कि सरहद क्रॉस करने के इवज $1000 देने वाले मामूली दर्जे के होटल का खर्चा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। असल बात क्यों नहीं बताते कि तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के पास सफरी कागजात नहीं हैं और इसीलिए तुम होटल में जाने से कतराते हो। मुझे मजीद डॉलर दो तो बगैर कागजात के तुम सब के लिए होटल में क़याम का बंदोबस्त कर दूंगा। मैंने कहा, और अगर मैं कहूँ कि हमारे पास वाकई मजीद डॉलर नहीं है तो? मेजर बोला, फिर मैं तुम्हारे सामान की तलाशी लूंगा। तुम सब यकीनन किसी गैर कानूनी काम या भारत में दहशतगर्दी करने के इरादे लेकर यहाँ आए हो। मैं मेजर की नीयत भांप चुका था और अब गुफ्तगू से उसे राम करने की कोशिश करना बेकार था। मेजर अपनी जीप में अकेला आया था। मैंने उसे कहा कि हम ना तो दहशतगर्दी के लिए भारत आए हैं और ना ही किसी गैर कानूनी काम के लिए। हमारे पास जितना रुपया भी है हम उसे देने के लिए तैयार हैं। वो सिर्फ 5 मिनट इंतजार करे, मैं अपने एक साथी से रुपया लेकर आता हूँ। ये कहकर मैं अपने नंबर 2 के पास गया जो सामने ही खड़ा था और सरगोशी में उसे अपना प्लान समझाया और नोटों की एक गड्डी चुपके से उसे दे दी। मैं मेजर के पास वापस लौट आया और उसे बताया कि मेरा साथी डॉलर लेकर अभी आता है। नंबर 2 वही गड्डी हाथ में लिए हमारी तरफ आया। शाम का अंधेरा खासा फैल चुका था। नंबर 2 ने गड्डी, जिसमें कमोबेश $10,000 के नोट थे, मुझे थमाई और पीछे हट गया। मेजर की निगाहों में दौलत की हिर्स थी और वो गड्डी पर नजरें जमाए हुए था। मैंने उसे कहा कि हमारी कुल पूंजी यही है और हमें खासा दूर जाना है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर कुछ डॉलर हमारे पास रहने दो। मेजर हंसा और गड्डी लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोला कि मेरी जरूरत तुमसे ज्यादा है। तुम्हारी जीपों पर तो खासा सामान लदा हुआ है। तुम सामान या एक जीप बेच दो, तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। मैं ये तमाम डॉलर लूंगा। मैंने गड्डी उसे थमाते हुए कहा कि सिर्फ $100 ही दे दो। मेजर बोला, नॉट एट ऑल। ये कहते साथ ही उसने चीख मारी, जिसे मैंने उसके मुंह पर हाथ रख कर दबा दिया। नंबर 2 का वार इतना कारी था कि खंजर उसके दिल को चीरता हुआ जिस्म के आर पार हो गया। मेजर की बेजान लाश को मैंने गिरने से रोका। नंबर 2 ने मेजर के जिस्म में खंजर उतार कर उसे घुमा दिया था ताकि उसके मरने में कोई शक व शुबा न रहे। ये महज इत्तेफाक था कि मेजर का कद और जिस्म मुझ जैसा ही था। मैंने नोटों की गड्डी जेब में डालकर नंबर 2 को कहा
کہ اپنے آدمیوں سے کہے کہ میجر کی وردی اتار کر اس کے جسم کو ایک سلیپنگ بیگ میں ڈال دیں اور وردی پر سے خون کے داغ فوری صاف کر دیں۔ نمبر 2 گیا تو میں نے نوٹوں کی گڈی کے علاوہ اس کی جیبوں میں سے تمام کاغذات، اپنے دیے ہوئے $1000 اور بھارتی کرنسی نکال لی۔ آدھ گھنٹے میں میرے ہمراہیوں نے سارا کام کر دیا۔ میں نے میجر کی وردی پہنی اور اسی کی جیپ میں اپنا اسلحہ ڈال کر شمس کو بٹھایا۔ ادھر حمید نے میری جیپ چلانے کی ذمہ داری سنبھالی۔ ہم نے یہاں پڑاؤ کرنے کو کینسل کیا اور تھوڑی دیر میں ہی ہمارا قافلہ کالادان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ بنگلہ دیش میں داخل ہونے تک میں میجر کی وردی اور جیپ اپنے استعمال میں رکھوں گا۔ راستے میں ایک گہری کھائی کے قریب ہم نے قافلہ روکا۔ میرے ساتھیوں نے میجر کو اس طرح کاٹا کہ وہ ناقابل شناخت ہو گیا اور سلیپنگ بیگ سمیت اس کی لاش کو آگ لگا کر ہم آگے بڑھ گئے۔ مجھے یقین تھا کہ میجر کی گمشدگی کا رات گئے تک بھارتی فوج کو پتہ نہ چل سکے گا، کیونکہ وہ اپنی پوسٹ سے ڈیوٹی ختم ہونے پر ہی ہمارے پاس آیا تھا۔ اسے تلاش کرتے ہوئے بھی ہم پر شک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے یقیناً اپنی پوسٹ سے جاتے ہوئے ہمارا کوئی ذکر نہ کیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی